नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, उचित सड़क संपर्क से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक कल से राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे में 11 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के समुद्री बफर जोन में आर्टिलरी बैराज से गोले दागे। दक्षिण कोरिया ने कहा, ये उसके क्षेत्र पर आक्रमण। और एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति विकास के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। फिर भी मिजोरम ने सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से मानव संसाधन क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किया है। मिजोरम विधानसभा को आज संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गांव की सड़कों, राजमार्गों और पुलों के विकास से न केवल शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल में मदद मिलती है बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक अवसर भी उपलब्ध होते हैं। Connectivity is bound to be the biggest factor in realizing the potential of such a region. The development of village roads, highways, and bridges not only helps in meeting the education and healthcare goals, but also unleashes economic opportunities. Therefore, special stress has been placed on it. राष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम में महिलाएं खेल, संस्कृति और व्यवसाय सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से सशक्त हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि पड़ोसी देशों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं। India's status of the global stage has been rising. Our ties with our neighbors, especially in Southeast Asia, are of high value to us. Our Act East policy places emphasis on the Northeast for improving our ties with the extended neighborhoods in the Asia-Pacific region. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर राजधानी गैंगटॉक पहुंचेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे वर्चुअल माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी और आधारशिला रखेंगी। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर रंगपो में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाली अटल सेतु का उद्घाटन, पूर्वी सिक्किम में 2 लेन वाली चिसोपानी परिवहन सुरंग, दक्षिणी सिक्किम में रौनगला में गंजू लामा महिला हॉस्टल शामिल हैं। राष्ट्रपति पूर्वी सिक्किम में गामडोंग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिमी और दक्षिणी सिक्किम को जोड़ने वाले लामची से बीरधांग के बीच सड़क चौड़ी करने, पूर्वी सिक्किम में सिंगताम में जिला अस्पताल और दक्षिण सिक्किम में नामची में ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला रखेंगी। श्रीमती मुर्मू गंगटोक में नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल दक्षिण सिक्किम में नामची में महिला उद्यमियों से बातचीत करेंगी। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चों की जांच 15 नवंबर को होगी। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांगड़ा जिले में नगरोटा बागवा में रैली को संबोधित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet.
हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक कल से राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राथमिक स्कूलों और कक्षाओं को बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की सम विषम योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की जांच के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट से बचने के लिए एहतियाती कदम के रूप में आयोग ने कल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू करने का आदेश दिया। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा BS6 वाहनों और आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली की सीमा से लगे जिलों में डीजल वाले 4 व्हीलर हल्के मोटर वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने सभी उद्योगों को बंद करने का भी आदेश दिया है। हालांकि दूध और डेयरी इकाइयों सहित जीवन रक्षण दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। आयोग ने राजधानी क्षेत्र में राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण और पाइपलाइन सहित सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण निजी कार्यालयों को भी इसका पालन करने के लिए एक परामर्श जारी किया है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता में आज से सुधार होना शुरू हो गया है। कल ये बेहद खराब श्रेणी में थी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सोनी ने कहा कि स्थिति में और सुधार होने की संभावना है। तो कल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सीवियर प्लस कैटेगरी में चली गई थी, आज से उसमें वापस से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है और ये इम्प्रूवमेंट लगातार जारी रहेगा और ऐसा अनुमान है कि आज रात तक या कल सुबह तक हम सीवियर कैटेगरी से बाहर निकल करके वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाएंगे और इसके बाद अगले कुछ 2 दिनों तक सीवियर से वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहेगी। तो एयर क्वालिटी में सुधार आना शुरू हो जाएगा क्योंकि विंड की डायरेक्शन अब जो है वो साउथ ईस्टर्ली हो रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देश दीपक ने वायु प्रदूषण को देखते हुए लोगों से व्यायाम के लिए बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने सांस के रोगियों को सलाह दी है कि जरूरी होने पर N95 मास्क पहनकर ही वो घर से बाहर निकलें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से इस बारे में व्यापक विचार विमर्श के लिए 10 नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है। आयोग ने अधिकारियों से इस क्षेत्र में पराली जलाने से रोकने के लिए संबंधित सरकारों के उपायों के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के झालर इलाके में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा बैसदेही मार्ग पर एक SUV वाहन के खाली बस से टकरा जाने से हुआ। मरने वालों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। जिलाधीश अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि मृतकों का पोस्टमार्टम करके उन्हें उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। संबंधित विभाग को मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए और घायल को 10,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर फर्जी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने और उनके नाम पर पैसा निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मनोज तिवारी और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। वे काशी तमिल संगमम की तैयारियों का जायजा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप कर रही है। काशी तमिल संगमम 16 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा। इसमें काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे अकादमिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने के प्रयास किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने कल रात समुद्री बफर जोन में आर्टिलरी बैराज से गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सेना प्रमुख ने एक बयान में कहा कि बफर जोन में करीब 80 राउंड गोले दागे गए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा कि ये उसके क्षेत्र पर हमला है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने बृहस्पतिवार को अपना वायुसेना अभ्यास शनिवार तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद ही उत्तर कोरिया ने ये कार्रवाई की है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास को उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई बताया है। उसने कहा कि यदि दोनों देश अभ्यास जारी रखते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की कल बैठक हुई, जिसमें मुद्रास्फीति को तय सीमा से अधिक होने पर सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा हुई। ये बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना अधिकारियों से समुद्री क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमता विकास पर ध्यान देने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन के समापन दिवस पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण और नवाचारी प्रयासों के लिए नौसेना की सराहना की तथा स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए नौसेना को बधाई दी। एडिलेड में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हरा दिया था और वो विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत की पुरुष स्क्वैश टीम ने दक्षिण कोरिया के चियोंगजू में पहली बार एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जीत ली है। भारत ने आज फाइनल में कुवैत को 2-0 से पराजित किया। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की स्क्वैश टीम का ये सबसे बड़ा जीत है। हांगकांग ने मलेशिया को हराकर महिला एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश अगले 2 वर्षों में ही 20% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। कोच्चि में आज 15वें शहरी सचल भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री पुरी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जैव ईंधन के 10% मिश्रण से पिछले वर्ष 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कार्तिक एकादशी पर पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पंढरपुर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंढरपुर की विकास योजना तैयार कर ली है और जल्द ही इस पर कार्य आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, उचित सड़क संपर्क से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक कल से राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे में 11 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया।
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के समुद्री बफर जोन में आर्टिलरी बैराज से गोले दागे। दक्षिण कोरिया ने कहा ये उसके क्षेत्र पर आक्रमण। और एशियाई स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।